बड़ी खबर मुंबई से। वहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने मुंबई के पास समंदर में एक जहाज पर चल रही पार्टी पर छापा मारा। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में एक बहुत बड़े ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जबकि करीब 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी बात यह है कि हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ फिल्म जगत से जुड़े हुए भी हैं। खबर है कि हिरासत में लिए गए लोगों में 2 मशहूर एक्टर के बेटे हैं, जबकि एक एक्टर भी एनसीबी के रडार पर है। इसके साथ कुछ बड़े बिल्डर्स और हाई प्रोफाइल लोग के परिवार भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें, एनसीबी की कार्रवाई के बाद देर रात एनसीबी अधिकारी भी दफ्तर पहुंचे। बताया गया कि जिस क्रूज पर एनसीबी ने छापा मारा, उस पर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कई लोगों की इसके लिए बुकिंग भी की गई थी। ये क्रूज 2 अक्टूबर को रवाना होकर 3 अक्टूबर को लौटना था, लेकिन एनसीबी की छापेमारी की वजह से ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इस दौरान क्रूज की यात्रा के लिए पहुंचे लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमेच्योर। सर, आईपीएस ने कोण ताब्यात घेतलंय? मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में। हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और कि ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपर्ली इशू एंड। सर, कितने लोगों को ताब्यात में लिया गया है? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। थैंक यू। सर, कोई सेलिब्रिटी भी है? अभी कोई मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा। बड़ी खबर बता दें आपको, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एनसीबी ने मुंबई के पास समंदर में एक जहाज पर चल रही पार्टी पर छापा मारा है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहूंगी कि 8 से 10 लोग जिनसे पूछताछ की जा रही है, क्या जानकारी है और क्या प्रोफाइल है इनका? देखिए फरा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के ठीक सामने, जहां पर जो 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे लगातार रात भर भी पूछताछ होती रही और अभी भी जो है पूछताछ जो एनसीबी के अधिकारी है वो कर रहे हैं। जो जानकारी निकल के सामने आई है कि इसमें जो एक बड़े सुपरस्टार का बेटा है, उसके अलावा जो है एक पुराना कलाकार है, उसके बेटे हैं और साथ ही साथ एक एक्टर है, यानी 3 बॉलीवुड से जुड़े लोग और इसके अलावा जो ड्रग्स पेडलर हैं उन्हें भी यहीं पर हिरासत में लेके आया गया है। और ऐसे में उनसे लगातार पूछताछ जारी है और इस पूछताछ के दौरान जो जानकारी एनसीबी सूत्रों से मिल रही है कि जैसे ही एनसीबी के आला अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि आधिकारिक तौर पर कुछ लोगों की गिरफ्तारियां दिखाई जाए और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन उसके पहले कोर्ट में पेश करने से पहले तमाम साक्ष्य एनसीबी को इकट्ठा करने होंगे। जैसा कि ज्वाइंट डायरेक्टर ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हाँ, हमने ड्रग्स रिकवर की है, लेकिन किसी का नाम लेने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उनका ये कहना था कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन अब एक चीज उनकी बात से साफ हो जाती है कि पूरा मामला हाई प्रोफाइल है और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, उसके मुताबिक जो इस ड्रग्स पार्टी में शामिल हुए थे उसमें ज्यादातर जो हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है वो दिल्ली के थे। यानी जो ये पार्टी चल रही थी उसमें बिजनेसमैन के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम लोग शामिल थे। और इसके अलावा जो एक और जानकारी एनसीबी सूत्रों से निकल के सामने आ रही है कि बड़े सुपरस्टार के बेटे ने अपने बयान में एनसीबी के सामने ये कहा है कि उसे एक गेस्ट के तौर पर उस पार्टी में बुलाया गया था, उससे कोई फीस नहीं ली गई थी और उसी के नाम के आधार पर सबको बुलाया गया था। तो ऐसे में वो अपने बचाव की पूरी कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब एनसीबी के पास जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर एनसीबी आगे किस तरह से मामले में बढ़ती है, ये देखना काफी अहम होगा। फरा, बिल्कुल। और देखिए, इस छापेमारी के बाद जो आम जनता थी उनको कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, वो आपको दिखाते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्रूज यहाँ पर आप आए थे, कहाँ पे जा रहे थे और क्या पता चल रहा है यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ ना, एक्चुअली इन्होंने फ्रॉड किया है, बहुत 420 का फ्रॉड किया है। सबसे पैसे ले लिए 50,000, 1.5 लाख ऐसे, बट किसी को बोर्डिंग पास इश्यू नहीं किया, हाफ ऑफ देम को। कहाँ पे जा रहे थे आप? क्रूज पे, अरेबियन सी में। अरेबियन सी में? हाँ। कितने दिन का ये? 2 दिन का, परसों मॉर्निंग रिटर्न था। नमस्कार करके इवेंट इन्होंने बनाया था, उसका बुकिंग करा था और 11 बजे से हम खड़े हैं यहाँ। अभी तक तो बोर्डिंग पास ही इशू नहीं हुआ, अभी वापस जा रहे हैं फिर, और क्या करें। सर, म्यूजिकल इवेंट बताया गया था आपको? हाँ। और कितने दिन का ये इवेंट था और कितने पैसे? 42 आवर्स का।
42 42 आवर्स का ये इवेंट बताया गया था। हाँ। और अभी आपको क्या जानकारी मिल रही है? अभी तो यही लग रही है अंदर कोई रेट वेट से पता नहीं, अंदर तो हम जा ही नहीं पाए, हम तो बाहर ही हैं। क्या हो रहा है? हमें नहीं पता, हम अंदर जा ही नहीं पाए, हम तो बोर्डिंग। सर आप क्या कहेंगे, आपको क्या जानकारी दी? ये जानकारी है कि टोटल फेलियर है, कंपनी वाले टोटल फेलियर है। सुबह से आए हुए हैं हम दिल्ली से, पास ही नहीं मिला, हम तो यहाँ किसी ने पूछा तक नहीं, अंदर पानी तक का तो इंतजाम नहीं है। पुलिस वाले भी इतना गंदा बिहेवियर है। कुछ नहीं बताया जा रहा, वो बोर्डिंग पास के ऊपर में कार्ड नहीं बनाया गया, तो इसी वजह से वी आर रिटर्न क्रूज सेल टू अरेबियन सी एंड बैक। एंड कितने दिन का ये टूर था? 2 days। और कितने इसके टिकट के चार्जेस थे या क्या क्या इवेंट था? अप्रोक्सीमेटली 80,000 था। और क्या क्या इवेंट था ये? इवेंट बस नॉर्मल था, क्रूज जाना और आना, पार्टी थी। कहाँ से आ रहे थे आप कहाँ से आए? मुंबई से ही। दिवाकर देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूजिक पार्टी के नाम पर वहां पर नशे का कारोबार चल रहा था। लोगों से बकायदा 80-80 हजार रुपए तक की टिकट भी वसूली गई। तो जो मास्टरमाइंड है उसका कुछ पता लग पाया कि और ये कितना बड़ा गैंग है? मुंबई टू गोवा ये क्रूज जा रहा था, तो क्या गोवा में भी इस वक्त जांच पड़ताल चल रही है? देखिए, चाहे मुंबई हो चाहे गोवा, यहाँ पर जो अधिकार क्षेत्र आता है वो ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े के अंडर में ही आता है। और ऐसे में ज्वाइंट डायरेक्टर जो है लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस मामले में उनका यही कहना है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। इसलिए एनसीबी जो है वो इस पूरे मामले में फूक फूक कर कदम रखना चाहती है और साफ तौर पर पहले साक्ष्य इकट्ठा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। और साक्ष्यों के आधार पर ही अगर वो किसी को गिरफ्तार दिखाती है आधिकारिक तौर पर आज, तो उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर कस्टडी लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि जानकारी यही मिल रही है कि दिल्ली के कई बड़े बिजनेसमैन, ज्यादातर लोग जो दिल्ली के थे वो इस पार्टी में शामिल हुए थे और इसके अलावा बॉलीवुड के लोग थे। कई विदेशी कलाकारों की परफॉर्मेंस इस पूरी पार्टी में होनी थी और उसी की आड़ में ड्रग्स पार्टी आयोजित की गई थी। अरबाज नाम का जो शख्स है, जो ड्रग्स पेडलर है, जिसका नाम सामने आ रहा है इस पूरे मामले में, वो जो है जूते में ड्रग्स छिपा कर लेके आया था, लेकिन एनसीबी ने उसके जूते से ड्रग्स बरामद किया। उससे भी पूछताछ जारी है कि आखिर पार्टी में किस तरह से ड्रग्स मुहैया कराई गई थी और किन किन लोगों को ड्रग्स मुहैया कराई जानी थी, क्योंकि 1800 की कैपेसिटी है इस क्रूज की और ऐसे में 600 लोग इस पूरी पार्टी में शामिल हुए थे, ऐसा एनसीबी के सूत्रों का कहना है। तो उन 600 लोग में से 10 लोगों को हिरासत में फरार लिया गया है, इसी दफ्तर में उन्हें रखा गया है। अब जब एनसीबी के आला अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद ही यह तय होगा कि इस पूरे मामले में जो 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनमें से कितनों की गिरफ्तारी दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती है, ये एनसीबी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में दिखाई जाए, खासतौर पर जो ड्रग्स पेडलर हिरासत में लिए गए हैं उनकी गिरफ्तारी लगभग एनसीबी सूत्रों के मुताबिक तय मानी जा रही है। लेकिन उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की जो चेन है फरा, उसके बारे में एनसीबी पता करने की कोशिश करेगी। और जो ये 10 लोगों के अलावा पार्टी में कौन कौन लोग थे वो भी एनसीबी की रडार पर है। कई ऐसे बिजनेसमैन है, जब उन्हें रेड की खबर मिली। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने 2020 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच अब सीएनजी और घरों में पाइप के जरिए पहुंचने वाली रसोई गैस पीएनजी की कीमतें बढ़ गईं। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलो महंगी हो गई, जबकि पीएनजी के दाम में 2 रुपए 10 पैसे प्रति घन मीटर की बढ़ोतरी हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की अपील की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीते 24 घंटे के अंदर 5 हत्या की वारदात सामने आई, जिनकी खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। इन हत्याओं में समाजवादी पार्टी के युवा विंग के नेता हर्ष यादव भी शामिल थे, जिनकी फजलगंज इलाके में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके अलावा उसी इलाके में एक लड़के को मार दिया गया। वहीं एक परिवार के 3 सदस्यों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वहाँ पति पत्नी और उनके 12 साल के एक बच्चे की हत्या कर दी गई। एक के बाद एक 5 हत्याओं की वारदात सामने आने से लोगों में दहशत फैल गई है। आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहां 3 लोगों के शव मिले। जिस समाजवादी नेता को गोली मारी गई, उनके आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि वो भी समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा है। नशेबाजी को लेकर के कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ। मृतक भी और मारने वाला भी समाजवादी पार्टी से संबंधित है।
मुंबई में सड़क पर बने गड्ढों के मुद्दे पर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। आरोप है कि इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने सख्ती भी बरती। इस घटना के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया और पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया। शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, ये अन्याय है। उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे और उन्होंने रोते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाबू बाबू पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तबाही मचाने वाले गुलाब नाम के चक्रवाती तूफान का असर बंगाल के बाद अब बिहार के कई जिलों में देखने को मिला। बीते 3 दिनों से हो रही जोरदार बारिश ने वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी हैं कि वो घर और बाहर हर जगह आसमान से बरसी आफत से घिर गए हैं। जिसकी कुछ तस्वीरें नवादा से भी सामने आई, जहां खुरी नदी उफान पर आ गई। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी आसपास के रिहायशी इलाकों में भी जा घुसा। वहां सड़कें तो जैसे कहीं गुम ही हो गईं और ज्यादातर सड़कों पर पानी पूरी ताकत से बहता नजर आया और इसकी चपेट में जो कुछ आया उसे वो किसी तिनके की तरह दूर तक बहा कर ले गया। करीब लाखों रुपया का सामान क्षति हुआ है। तूफान की वजह से कुछ इसी तरह के हालात नालंदा जिले के कुछ इलाकों में भी बन गए, जहाँ सड़कें किसी नहर की तरह नजर आईं। छपरा में भी गुलाब तूफान की वजह से हुई बारिश के बाद हालात बेहद खराब नजर आए। वहां के एक सरकारी अस्पताल के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। उस अस्पताल के बाहर इतना पानी भरा दिखा कि मरीज को अंदर तक ले जाना भी कोई पहाड़ चढ़ने से कम साबित ना हो। पानी अस्पताल में नहीं लगना चाहिए। अगर इतना पानी लगेगा तो फिर कोई किसी का इलाज कैसे होगा। बेतिया के भी ज्यादातर इलाकों में पानी का कब्जा हो गया और जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए अपने घरों से बाहर निकले, उन्हें इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। सड़क पर पानी भरने से किसी का ऑटो बंद हो गया तो कोई मोटरसाइकिल सवार इस पानी से जूझता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। और सिर्फ बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी गुलाब तूफान का ऐसा असर हुआ कि तेज बारिश हुई, जिससे वहां के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन भी इसी तरह राज्य के कई शहरों में बारिश होगी। लेकिन उससे पहले हुई भारी बारिश ने औरंगाबाद के कई निचले इलाकों में जमकर तबाही मचाई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उनमें सड़क पर पानी ऐसे बहता दिखाई दिया जैसे कोई नदी। सड़क का तो नामो निशान ही मिट गया। लगभग घुटनों तक भरे पानी के बीच खड़े कुछ लोग अपनी जगह से हिलकर आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। एक दूसरी तस्वीर में उस सड़क से बस गुजरती दिखाई दी, लेकिन पानी में उसके टायर दिखने बंद हो गए। ये बस थी, बड़ी थी, इसलिए पानी में सिर्फ टायर नजर आए। वहाँ खड़ी कारें आधी और मोटरसाइकिल तो पूरी तरह पानी में डूबी दिखी। एक दूसरे इलाके में तो संकरी गलियों तक में पानी भरा दिखा और ऊपर से ली गई तस्वीरों में उस इलाके के मकान पानी के बीचों बीच बने दिखाई दिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इशारों में ही अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। तेज प्रताप ने कहा कि आरजेडी में कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं और तैयारियों में जुटे हैं। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि उनके पिता लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है और पटना नहीं आने दिया जा रहा। इस बीच जेडीयू ने भी तेज प्रताप के बयान पर चुटकी ली। जनता भी सुन ले इस चीज को, संगठन बढ़ेगा नहीं, टूट जाएगा। पिताजी हमारे अस्वस्थ चल रहे हैं, हम कोई प्रेशर नहीं देना चाहते किसी भी तरीके का। बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे हो दिल्ली में। भाई माननीय लालू प्रसाद जी, इस वैचारिक मतभेद है, हमारा राजनीतिक मतभेद है, लेकिन उनको कोई बंधक बना ले, उनके परिजन ही आरोप लगा रहे हैं। तो विपक्ष के नेता तो ज्यादा दिल्ली ही प्रवास करते हैं, तो क्या है मामला। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप से लोगों को पानी की सप्लाई की जानकारी मिलेगी। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायतों और पानी समितियों से ऑनलाइन बातचीत भी की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस का बिना नाम लिए उस पर हमला बोला। बिना पानी की जिंदगी का दर्द क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं। घर में पानी
स्विमिंग पूल, उसमें भी पानी, सब जगह पानी पानी। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज कर दिया, यानी अब इस चिन्ह का इस्तेमाल चिराग और पशुपति गुट नहीं कर पाएंगे और दोनों खेमों को नया चुनाव चिन्ह चुनना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लाल किले से एनएसजी की कार रैली को हरी झंडी दिखाई। ये रैली 12 राज्यों के 18 शहरों के ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरेगी। इस रैली को आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे से राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव में टकराव के बीच राज्य के 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच गए। हालांकि इन विधायकों ने एक सुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का समर्थन करते हुए राज्य में नेतृत्व परिवर्तन से इनकार किया। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे काम करने वाले को कौन बदलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विधायकों की नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। लेकिन इस पूरे मामले पर पैनी नजर रखने वाली बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कस दिया। 2 बार हो चुकी है और पूरे कांग्रेस में G29 का विभाजन आप देख रहे हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आदेश के बाद भी दिल्ली में लोग दबाव डालने के लिए बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा और क्या विभाजन हो। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर दिल्ली समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेताओं समेत कई हस्तियों ने उन्हें राजघाट पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक अब्दुल रशीद डार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कृषि सुधार कानूनों पर विपक्ष के विरोध को राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पुराने कृषि कानून में सुधार लाने के लिए कई राजनीतिक दलों ने लोगों से वायदे किए थे, लेकिन जब ये कानून आ गए तो उन दलों ने यू टर्न ले लिया और इन कानूनों के खिलाफ खड़े हो गए। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन निर्माण पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों को भी घेरा और दावा किया कि इस मुद्दे पर कई विपक्ष दल पहले खुद ही नए संसद भवन बनाने की वकालत कर चुके हैं, लेकिन जब इसे बनाने का काम शुरू किया गया तो वो सभी लोग विरोध करने पर आ गए। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। वहां श्रीनगर में आतंकियों ने एक आम नागरिक पर गोली चला दी। इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया। बटमालू इलाके में हुए हमले के बाद लोगों ने घायल आदमी को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। श्रीनगर के ही करण नगर इलाके में आतंकियों ने एक और आदमी पर फायरिंग की थी। आतंकियों के इस हमले में उनकी मौत हो गई, लेकिन इससे पहले कि हमला करने वाले आतंकी गिरफ्त में आते उन्होंने कुछ ही घंटों के बाद दूसरा हमला कर एक और नागरिक को घायल कर दिया। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल की सियासत के सबसे बड़े फैसले पे नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आज भवानीपुर उपचुनावों के नतीजे का दिन है। बस कुछ मिनट बाद ही यहां पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर के बाहर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा पूरी तरह से यहां पर चाक चौबंद है। पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। कोई भी अंदर जा रहा है उसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है। ठीक 8 बजे यहां पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आज का दिन पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से जीत का मतलब होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो सीएम का ताज है वो बना रहेगा। न्यूज 18 आपको हर एक तस्वीर, हर एक खबर, हर एक विश्लेषण दिन भर ग्राउंड जीरो से दिखाएगा। जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, रुझानों की पहली जो तस्वीर होगी, पहला रुझान जो होगा, पहली अपडेट जो होगी, हम आप तक पहुंचाएंगे।
हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से काउंटिंग सेंटर के बाहर हलचल यहां पर शुरू हो गई है। मेरी सहयोगी आशिका भी मेरे साथ बनी हुई है ममता बनर्जी के घर पर, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है वो अपडेट भी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये वो नतीजे हैं जिस पर ममता बनर्जी की साख और ताज, प्रतिष्ठा सब दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि यहां से हार मिली तो सीएम का ताज जो है वो छिन जाएगा। और बड़ी बात यह है कि जो नंदीग्राम में हुआ, क्या भवानीपुर में होगा? क्या वो खेला होगा जो शुभेंदु अधिकारी ने किया? क्या वो प्रियंका टिब्रेवाल भी कर पाएंगी? हम आपको लगातार हर एक खबर, हर एक तस्वीर, हर एक रुझान न्यूज़ 18 इंडिया पर ग्राउंड जीरो से सबसे पहले दिखाएंगे। प्रियंका टिब्रेवाल से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने एक बार फिर टीएमसी पर बड़े आरोप लगाए हैं कि किस तरह से चुनावों में धांधली हुई है। वो कह रही हैं कि जीतूं या हारूं मैं काम करती रहूंगी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज नतीजों का दिन है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। प्रियंका, आज नतीजों का दिन है, क्या उम्मीद कर रही हैं आप नतीजों को लेकर? देखिए, नतीजे के लिए आदमी तब सोचता है जब आपने अपनी तरफ से अच्छे से परीक्षा दी हो और उस पेपर को चेक करने वाले लोग भी उसे उतने ही अच्छे से चेक करें, एकदम पूरे डिलीजेंस से चेक करें। लेकिन यहाँ मेरी परीक्षा जो है वो तो सरकार के खिलाफ है, उनकी पूरी मशीनरी के खिलाफ है, जिसको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल किया। पूरी गवर्नमेंट एजेंसी को काम पे लगा दिया, यहाँ तक कि पुलिस से छप्पा वोटिंग कराई गई। इससे शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है? तो उस पर मैं कहूँ कि नहीं मैं इतने वोटों से जीतूंगी, अरे आप नहीं जीते, उसके लिए तो ये लोगों ने सब कुछ इंश्योर किया। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि मेरी जीत तो इसी में है कि मैंने एक अकेले आपके पूरे सिस्टम से लड़ाई की है और आप लोग चीटिंग कर रहे थे, ये बात मैंने कैमरे में पकड़ के दिखवाई है और उन लोगों को पकड़ा जो कि आपके पोस्ट होल्डर हैं। आप निकाल दीजिए उस लड़के को, बताइए कि वो आपकी पार्टी का कुछ नहीं है, सस्पेंड हिम। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा फेरबदल किया था, आपको लग रहा है आज ये चमत्कार फेरबदल आप करेंगे? ये सब ईश्वर के हाथ में है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा पश्चिम बंगाल में सवाल उठे हैं, नतीजे आए थे, आज क्या लग रहा है आपको, किस तरह से चीज़ें दिख रही हैं? देखिए, ये इनका कल्चर रहा है वायलेंस करना, क्योंकि कहते हैं ना कि जो जंगल में रहते हैं जानवर ही होते हैं, तो वो यही जानवर ही हैं। ये जानवरपन हम लोगों ने देखा था पिछले बार भी, तो इसीलिए इस बार इस तरह की कोई घटना ना हो, इसलिए मैंने पहले से चीफ जस्टिस को, गवर्नर को, पुलिस कमिश्नर को, सबको बोला है टू इंश्योर ऑल दिस। आज अगर आप जीतती हैं तो अगला कदम क्या होगा आपका? लोगों के लिए काम करना, और अगर हारती हूँ तो भी वही मेरा कदम रहेगा, सेम। तो यहाँ पर प्रियंका टिब्रेवाल एक बार फिर टीएमसी पर बड़ा आरोप लगा रही हैं कि किस तरह से चुनावों के दौरान धांधली की गई है। उन्होंने चीफ जस्टिस को लेटर भी लिखा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ये पूरे चुनाव हो रहे हैं, बार बार बीजेपी टीएमसी पर हिंसा के आरोप लगाते रहे। पिछली बार जब विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे, पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर हिंसा हुई थी। पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर तब बीजेपी ने बड़े सवाल उठाए थे। आज भी बड़ा दिन है, आज भी फैसले का दिन है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल के सियासत के लिए ये नतीजे बहुत मायने रखते हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में जो चूक हुई थी, क्या यहां पर भी प्रियंका टिब्रेवाल वो बड़ा फेरबदल, बड़ा चमत्कार कर पाएंगी? हालांकि टीएमसी का साफ तौर से दावा है कि यहां पर ममता बनर्जी बड़े मार्जिन से एक इतिहास रचने वाली है। यहां पर साफ तौर से देखना यह होगा कि आज के नतीजे क्या रहने वाले हैं। मेरे सहयोगी आशिका इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आशिका, ममता बनर्जी के घर पर आप मौजूद हैं, आज बड़ा दिन है ममता बनर्जी के लिए, पश्चिम बंगाल के सियासत के लिए, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, वही गली है जहां ममता बनर्जी रहती हैं और पुलिस जो है यहां पर पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। पुलिस की टीम्स यहां पर आ गई हैं, सुरक्षा के कड़े व्यवस्था की गई है, क्योंकि हालांकि ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि रुझान अगर उनके पक्ष में आए या जो भी नतीजा हो, लोग कोविड नियमों को ना तोड़े, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की व्यवस्था की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि टीएमसी का जो दावा है, टीएमसी का दावा है कि हम जो चुनाव परिणाम है उसको लेकर के चिंतित नहीं है, हमारी चिंता सिर्फ ये है कि मार्जिन कितना होता है। बहरहाल जो आंकड़े बताते हैं पिछले कई चुनावों के, उनकी बात करें तो
टीएमसी की ही जीत होती रही है। 2 बार ममता बनर्जी यहाँ से विधायक रही हैं। इस चुनाव की बात करें, शोभन देव चैटर्जी यहाँ से जीते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ वार्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर बीजेपी आगे रही है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें चाहे इस विधानसभा चुनाव की बात करें। लेकिन इस बार भवानीपुर की बेटी खुद ममता बनर्जी मैदान में है, तो अब देखना है कि जो वोटिंग हो चुकी है नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं। और भारत में आज तक सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव हारे हैं। 1970 की बात करें टीएन सिंह उत्तर प्रदेश और 2009 में शिबू सोरेन। और अब ममता बनर्जी जो कि पहले नंदीग्राम से हार का सामना कर चुकी है। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि मार्जिन बहुत ही कम था, 2000 वोटों से कम का मार्जिन था और उसको लेकर के ममता बनर्जी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी है। मामला लंबित है। अब आज भवानीपुर क्या फैसला सुनाता है ये देखने की बात है। रवि, साफ तौर से आशिका अपने दर्शकों को बता दें कि 2011 में ममता बनर्जी जब यहां से चुनाव लड़ी थी तो जो मार्जिन था वो 54,000 के करीब था। 2016 में जब ममता बनर्जी यहां पर लड़ती हैं तो जीत का जो मार्जिन था वो करीब 25,000 के करीब था। अब 2021 में जब ममता बनर्जी की साख, ताज, प्रतिष्ठा सब दांव में लगी है, तब मार्जिन कितना होगा? क्या ये जो खेला कह रही है ममता बनर्जी कि भवानीपुर में खेला होगा, ये 2020 की तरह होगा, ये टेस्ट क्रिकेट की तरह होगा, वनडे क्रिकेट की तरह होगा? क्या टक्कर कांटे की होगी? हर एक अपडेट, सबसे पहले रुझान न्यूज़ 18 इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएगा। ठीक काउंटिंग सेंटर के बाहर हम यहां पर मौजूद हैं। हर एक रुझान हम आप पर सबसे पहले पहुंचाएंगे। किस तरह से आप सुरक्षा देख सकते हैं, चाक चौबंद है। बाहर पश्चिम बंगाल की पुलिस है, कोलकाता पुलिस है, अंदर सीआरपीएफ के जवान हैं, क्योंकि हिंसा, कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा पूरी देश की निगाहें कोलकाता पर टिकी रहती हैं। पिछली बार नतीजों के बाद जो हिंसा हुई थी, इस बार किस तरह की तस्वीरें देखने साफ तौर से मिलेंगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था हमेशा कोलकाता में बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि टीएमसी के नेता हमेशा आरोप यहां पर लगाते रहे हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को हिंसा के नाम पर बदनाम करती रही है। आशिका मेरे साथ यहां पर बनी हुई है। एक बार फिर मैं आशिका का रुख करूंगा। और आपको बता दें, इससे पहले मैं आशिका पे जाऊं, बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। काउंटिंग यहां पर शुरू हो गई है, मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले जैसे ही पहला रुझान आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। अंदर 14 टेबल्स पे काउंटिंग शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद ही पहला रुझान आएगा। न्यूज़ 18 इंडिया आपको सबसे पहले पहला रुझान बताएगा। साथ में आपको बता दें कि किस तरह से प्रियंका टिब्रेवाल लगातार दावा कर रही है कि चुनावों में धांधली हुई है। जीतूं या हारूं इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं काम करती रहूंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल का ये जो खेला है, भवानीपुर से दिल्ली की सियासत का इसका कनेक्शन क्या है, इस पर भी आज हम विश्लेषण करेंगे। बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया यहां पर बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जैसे ही पहला रुझान आएगा न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से सबसे पहले आपको दिखाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।